जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं 7 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, पर्यावरण दिवस लिखा गया है, पर्यावरण दिवस नहीं है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हैबिटेट डे हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है ये कब मनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया तो ये जो है अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और इस बार अगर आपसे पूछा गया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये जो है इस बार मनाया गया है 4 अक्टूबर को। कब इस बार ये मनाया गया, कब इस बार जो है 4 अक्टूबर को ये मनाया गया है। 4 अक्टूबर को जो है इस बार ये मनाया गया है। अगर आपसे पूछा गया कि आखिर ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाना कब से स्टार्ट किया गया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 1985 से। कब ये स्टार्ट हुआ है 1985 से ये मनाना शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसकी 2021 की थीम क्या है, अगर आपसे पूछा गया इसकी 2021 की थीम क्या है, तो इसकी 2021 की थीम है कार्बन मुक्त विश्व। इसकी 2021 की थीम क्या है, इसकी थीम है कार्बन मुक्त विश्व, जो है इसकी 2021 की थीम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सोमवार को। अगर आपसे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सोमवार को। बात करते हैं इस बार ये कब मनाया गया, ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कब से हुआ, 1985 से ये स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये मनाते हैं 3 मार्च को। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाता है, ये मनाते हैं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया है 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे या फिर वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है शांति दिवस, जो है इस दिन मनाया शांति दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व हाथी दिवस दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे जो है दोस्तों ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाता है, विश्व एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया छात्र दिवस, स्टूडेंट्स डे कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को जो स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और बात की जाए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को याद रखना दोस्तों, 16 अक्टूबर 1945 को जो है एक संस्था की स्थापना हुई थी, वो थी FAO। और इसकी फुल फॉर्म क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप मुझे करना, ये भी जो है आप मुझे करने बताना। और FAO जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फूड एक पहला जो है फूड है। ठीक है, इसकी हिंदी में आपको फूड और आगे के आप मुझे बताना। और कब मनाया जाता है ये दोस्तों, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर 1945 को इस संस्था की जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह मनाते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। अगर आपसे पूछा गया क्यों, दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है हम 24 अक्टूबर
को जो है हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी @ याद रखना है दोस्तों, आज़ादी @ 75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन एक्सपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए। यह जो दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि आज़ादी @ 75, मैं आपको दोस्तों लिख के देता हूँ। अगर आपसे पूछा गया आज़ादी @75, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया आज़ादी @75, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नया शहरी भारत, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नया शहरी भारत जो है इसकी थीम है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ के अंदर किया गया। और बात की जाए भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन एक्सपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया, मैंने आपको बताया लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों इसी ये जो आज़ादी @75 है, इसी के अंदर जो है दोस्तों 2 योजनाएं हैं। दोस्तों 2 परियोजनाएं, जिनके अंदर पहली है 75 शहरी परियोजना, ठीक है। कौन सी है? 75 शहरी परियोजना है। इसके अंदर जो है दोस्तों इसका काम क्या है? दोस्तों इसका काम है दोस्तों इस परियोजना के अंदर जो है 2 मिशन है, ठीक है। इस परियोजना के अंदर 2 मिशन है और उनका नाम है स्मार्ट सिटी। क्या है? एक है स्मार्ट सिटी और एक है दोस्तों अमृत मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत सिटी मिशन एक परियोजना ये हो गई। और दूसरी दोस्तों 75 इलेक्ट्रिक बस। क्या है दोस्तों? 75 इलेक्ट्रिक बस एक ये है। और दोस्तों बात की जाए इसके अंदर दोस्तों योजना कौन सी? इसके अंदर योजना है फेम योजना। कौन सी है? FAME फेम योजना इसके अंदर शामिल है, ठीक है दोस्तों। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ के अंदर @75 का आज़ादी @75 का उद्घाटन किया गया। अगर बात की जाए इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित किया। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 जो है इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछा गया कहाँ इसका उद्घाटन प्रस्तावित किया गया, तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। बात की जाए डिफेंस एक्सपो 2020, डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात। और डिफेंस एक्सपो अगर आपसे पूछा गया 2020, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? 2020 हुआ था लखनऊ के अंदर, 2022 होगा गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। एरो इंडिया 2021 जो है दोस्तों इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अमृत महोत्सव का संबंध किस यात्रा से। दोस्तों अमृत महोत्सव जो है इसका संबंध है दांडी यात्रा से। किस यात्रा से इसका संबंध है? दांडी यात्रा से इसका संबंध है। और दोस्तों बात की जाए दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को जो है यह जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी। और बात की जाए कब खत्म हुई, तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है दोस्तों। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी यात्रा खत्म हुई थी। इसका संबंध किससे है? अमृत महोत्सव का संबंध किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश। पहली बात दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। मत कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर, तो ये है मेरठ के अंदर। कहाँ पर है? मेरठ के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली मेट्रो जिसमें सैनिटाइजेशन के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया। पराबैंगनी यानी दोस्तों अल्ट्रावेव, इनका उपयोग अगर आपसे पूछा गया किस मेट्रो के अंदर किया गया, तो आप सभी को मालूम है लखनऊ मेट्रो के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर।
दोस्तों लखनऊ मेट्रो जो है ये पहली मेट्रो है जिसके अंदर जो है सैनिटाइजेशन के लिए जो है दोस्तों यूवी यानी पराबैंगनी किरणों जो अल्ट्रावेव जो है पराबैंगनी किरणें इनका उपयोग किया गया। इसके लिए याद रखना है सैनिटाइजेशन के लिए किस मेट्रो के अंदर, लखनऊ मेट्रो के अंदर। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा गया तो ये लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? चौधरी चरण एयरपोर्ट स्थित है लखनऊ के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों यानी हमारा हमारा तीसरा प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन, पहली बात दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है, हर 4 साल के बाद होते हैं और 2022 के अंदर आयोजन किया जाएगा, यानी 2018 में हुआ था। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए 2022 के अंदर ये कहाँ होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे तो ये किए जाएंगे दोस्तों बर्मिंघम के अंदर जो है बर्मिंघम। अगर आपसे पूछा गया बर्मिंघम कहाँ पे है तो ये दोस्तों यूके के अंदर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया बर्मिंघम कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है बर्मिंघम है और इसके अंदर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। आपको मैं लिख के देता हूँ दोस्तों अगर आपसे पूछा 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था। और तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके अंदर जो टीम है भारत की जो हॉकी टीम है भारत की जो हॉकी की टीम है इसके अंदर भाग नहीं लेने वाले, ठीक है। इसके अंदर जो है दोस्तों भाग जो है भारत की हॉकी टीम नहीं लेने वाली। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया भारत की जो हॉकी टीम है इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है इनका नाम है ज्ञानेंद्र निगोबाम। इनके अध्यक्ष का क्या नाम है, इनके अध्यक्ष का नाम है मतलब भारत के हॉकी टीम का अध्यक्ष का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र निगोबम जो है भारत की हॉकी टीम के अध्यक्ष का नाम है, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके 2 कारण बताए गए हैं जिसके अंदर जो है दोस्तों भारत की हॉकी टीम इसके अंदर भाग नहीं लेंगी। तो पहला कारण भारत की हॉकी टीम जो है इसके अंदर भाग नहीं लेगी, पहला कारण बताया गया है कोविड-19 के कारण, पहला कारण है कोविड-19। और दोस्तों दूसरा कारण है भेदभाव नीति। दूसरा कारण क्या है, भेदभाव नीति। इसके कारण जो है भारत की जो हॉकी टीम है इसे जो है दोस्तों इसके अंदर भाग लेने नहीं दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ होगा 2022 में बर्मिंघम उत्तराखंड के अंदर जो है उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है इसका आयोजन होने वाला है। 2018 में कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हुआ था। भारत की हॉकी टीम इसके अंदर भाग नहीं लेगी। और दोस्तों हर 4 साल बाद, हर 4 वर्ष के बाद जो है ये आयोजित किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर, गोल्ड कोस्ट के अंदर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न दोस्तों एशियन गेम 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों एशियन गेम्स 2018 का आयोजन अगर आपसे पूछा है कहाँ हुआ तो ये दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। आप सबको मालूम चाहिए दोस्तों एशियन गेम्स 2018 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा तो ये होगा दोस्तों कतर दोहा के अंदर। कहाँ पर, कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन होगा। बात की जाए ये फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध किससे, इसका संबंध है फुटबॉल से, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दिया फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका संबंध है फुटबॉल खेल से। इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा, इसका आयोजन होगा कतर दोहा के अंदर, ठीक है। कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन होगा बीजिंग के अंदर। याद करें दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा, बीजिंग के अंदर। और बीजिंग किस देश की राजधानी है, बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों समर ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि समर ओलंपिक्स 2024 का आयोजन बात की जा रही है समर ओलंपिक
समर ओलंपिक का आयोजन जो है पेरिस के अंदर 2024 के अंदर पेरिस के अंदर होगा। और बात की जाए इसका ये कितनावा संस्करण है, तो ये जो है इसका 33 वाला संस्करण है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नेव ई कैच, यहाँ पे नेव ई कैच विकास को लॉन्च किया है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों निकल कर आता है कि ये नेव ई कैश क्या है। अगर आपसे पहले पूछा गया कि नेव ई कैश क्या है, दोस्तों ये जो है एक ई कार्ड है। ये क्या है दोस्तों, ये जो है एक ई कार्ड है। और इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। किसके सम्मान ने, तो इसने आपने प्रश्न में आपने पढ़ा होगा, भारतीय नौसेना के सम्मान में ई कार्ड नेव ई कैश का जो है विकास किया को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक ने जो है भारतीय नौसेना के सम्मान में एक कार्ड ई कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, नेव ई कैश। और दोस्तों इसके अंदर जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, याद रखना दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में जो है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आप इसे पेमेंट कर सकते हो। और इसका जो फोटो है, अगर आपसे पूछा गया कि नेव ई कैश जो ये कार्ड है, ये जो ई कार्ड है, अगर आपसे पूछा गया इसकी फोटो के ऊपर एक शिप बनी हुई है, इसकी फोटो के ऊपर एक शिप बनी हुई है। अभी वो फोटो जो हमारे पास नहीं है, आपको कल की करंट अफेयर में या फिर रिवीजन की करंट अफेयर में आपको फोटो जरूर दिखाई जाएगी। और दोस्तों उस फोटो के अंदर जो है एक शिप बनी हुई है और उस शिप का नाम क्या है, उस शिप का नाम है INS, क्या है, INS है विक्रमादित्य। उस शिप का नाम क्या है, उस शिप का नाम है उस शिप का नाम है INS विक्रमादित्य। जो है उस शिप के ऊपर जो फोटो है, उस शिप का नाम क्या है, जिस शिप के ऊपर, अगर आपसे पूछा गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर उस नेव ई कैश जो एक ई कार्ड है जिसे SBI ने लॉन्च किया है नेवी के सम्मान में, अगर आपसे पूछा गया उसके ई कार्ड जो है उसकी जो फोटो है, उस फोटो पर अगर आपसे पूछा गया किस जहाज का जो है फोटो लगा है, तो उसके ऊपर जो है INS विक्रमादित्य का फोटो लगा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई। तो बैंक ऑफ कोलकाता, इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1806 में। बात की जाए बैंक ऑफ, दिख रहा बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, तो आप इसे लिख लेना है। अगर आपसे पूछा गया कलकत्ता, तो कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। 1806 में कलकत्ता की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा गया बॉम्बे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे की जो है इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। और दोस्तों बात की जाए मद्रास, दोस्तों इस मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1843 में। अगर दोस्तों कलकत्ता 1806 और बॉम्बे 1840 और जो मद्रास है ये है 1843। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्पीरियल बैंक का गठन कब हुआ। एम्पीरियल बैंक का गठन कब हुआ, दोस्तों एम्पीरियल बैंक जो है 3 बैंक का समूह है। याद रखना दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1921 के अंदर जो इसका गठन हुआ था। और आप मुझे बताना दोस्तों कौन कौन से बैंक इसके अंदर थे, मैं आपको बताऊं दोस्तों, कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो है ये तीनों के तीनों बैंक जो हैं इन्हें ऐड किया गया था। और इस इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ SBI के नए चेयरमैन कौन है, तो SBI के नए चेयरमैन है दिनेश खारा। SBI के नए चेयरमैन कौन है, SBI के नए चेयरमैन है दिनेश खारा, जो SBI के नए चेयरमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बैंकर टू एवरी इंडियन की बैंक की टैगलाइन क्या है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया द बैंकर टू एवरी इंडियन किस बैंक की टैगलाइन है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए टैगलाइन है SBI की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है टैगलाइन है, पूछा गया अगर आपसे क्या टैगलाइन है, तो वह है द बैंकर टू एवरी इंडियन। याद रखना है द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन है। अगर आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश में भीम UPI को शुरू किया गया, तो यानी दोस्तों भारत को छोड़कर किस देश ने जो है
भीम यूपीआई की शुरुआत की है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए भीम यूपीआई की शुरुआत की है भूटान ने। मतलब दोस्तों भारत को छोड़कर भीम यूपीआई जो है इसका यूज किसने किया है? भूटान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा गया तो आपको लिखना है लखनऊ। लखनऊ के अंदर जो है दोस्तों सिडबी बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों भारतीय भारोत्तोलन अध्यक्ष यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन, याद रखना दोस्तों, इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन, इस फेडरेशन के नए अध्यक्ष यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सहदेव यादव को ये नियुक्त किया गया है। बात की जाए कितने वर्षों तक, तो इन्हें जो है 4 वर्षों तक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब तक? 4 वर्षों तक। याद रखना है किसका? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बात की जाए इस समिति की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों बात की जाए इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक। कौन है इस समिति के अध्यक्ष? थॉमस बॉक जो है दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। याद रखना दोस्तों, नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, कबड्डी किंग के नाम पर कौन मशहूर है? दोस्तों कबड्डी किंग के नाम पर कौन मशहूर है, आप मुझे कमेंट में बताना। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मैंने आपको बताया दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। याद रखना है कौन? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के खेल मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जो है भारत के खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से? अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी, इसका संबंध किससे? भारोत्तोलन से। और दोस्तों ये पहली महिला है जिन्होंने जो है भारत को पदक दिलाया है। भारत की पहली महिला है वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है इन्होंने पदक दिलाया है। याद रखना किसके अंदर? भारोत्तोलन में। और प्रश्न भी इससे संबंधित था, आज का 5वां प्रश्न भी इससे संबंधित था। अगला प्रश्न जो क्या दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली एकमात्र भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों याद रखना है आप सभी को, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं पूछा गया और कोई पदक नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है सिल्वर मेडल जीतने वाली एकमात्र भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी कौन है? आपको याद रखना दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक बात की जा रही है, वह है मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू जो है इसका सही उत्तर है। बात की जाए कितना भारोत्तोलन, दोस्तों इन्होंने जो है 49 kg, याद रखना दोस्तों कितना? 49 kg। ठीक है दोस्तों, बात की जाए कहाँ की है, तो जो मीराबाई चानू है ये मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। कौन सा पदक है? सिल्वर पदक। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 6th क्वेश्चन होने जा रहा है, 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ कार्यक्रम जो है ये छात्राओं के लिए शुरू किया गया है और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ कार्यक्रम। इसके अंदर जो है ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश ने, ये शुरू किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। अगर आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? ठीक है, अगर आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, हाँ दोस्तों स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में अगर आपसे पूछा गया सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम है जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी जो है वर्तमान में सीएम है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस कार्यक्रम के अंदर, ये जो स्वच्छ कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर जो है जितने भी सरकारी कॉलेज या फिर जितने भी सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज हैं, याद रखना दोस्तों जितने भी सरकारी स्कूल या फिर जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेज के अंदर जितने भी छात्र हैं दोस्तों, जितने भी छात्रा हैं उन छात्रा को दोस्तों गुणवत्ता युक्त सैनिटरी नैपकिन
याद रखना दोस्तों कि क्या गुणवत्ता युक्त सैनिटरी नैपकिन जो है दोस्तों ये फ्री देना जो है किस कार्यक्रम का काम है, ये जो है स्वच्छ कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कितने नैपकिन दिए जाएंगे, इसके अंदर जो है दोस्तों प्रत्येक छात्र को जो है 120 नैपकिन, याद रखना दोस्तों कितनी 120 नैपकिन प्रति वर्ष, 120 नैपकिन जो है प्रत्येक वर्ष 120 नैपकिन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। असम के आंध्र प्रदेश ने जो है, याद रखना दोस्तों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। इसके सीएम कौन है, इसके सीएम है दोस्तों जगनमोहन रेड्डी जो है इसके सीएम है। अगला प्रश्न है दोस्तों शून्य अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया। प्रश्न है दोस्तों शून्य अभियान, शून्य नहीं है दोस्तों, ये है शून्य अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो ये जो है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग जो है इसके द्वारा यह शुरू किया गया। और दोस्तों इस शून्य अभियान के अंदर जो है दोस्तों क्या होने वाला है, इसके अंदर जो है दोस्तों प्रदूषण, इसके अंदर पहली बात दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होने वाला है। इसके अंदर जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज होने वाला है। उसके अंदर इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो है प्रदूषण घटेगा। क्या होगा, इससे जो प्रदूषण है ये प्रदूषण घटेगा, यही इसका उद्देश्य है, प्रदूषण घटाना इसका उद्देश्य है। इसलिए जो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का स्कॉच अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का स्कॉच अवार्ड ये दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इनका नाम क्या है, जगनमोहन रेड्डी इनका नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है। दोस्तों भारत का नवीनतम हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट है भारत का नवीनतम, ये है अमरावती हाईकोर्ट। बात कीजिए कौन सा हाईकोर्ट है, ये दोस्तों 25वां हाईकोर्ट है। कितना, 25वां हाईकोर्ट है भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। बात की जाए ये कब बना था, ये जो है दोस्तों 2 जून को बना था। और आप सभी को मालूम होना चाहिए 2 जून 2014 को ये बना था। और दोस्तों 2 जून 2014 को जो है दोस्तों ये पहले तेलंगाना का अंक था। ठीक है दोस्तों, ये पहले क्या था, ये पहले तेलंगाना का अंक था। और 2 जून 2014 को जो है ये अलग हो गया तेलंगाना से। और अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 को ये आरंभ हुआ था। और 2 अक्टूबर 2019 को यानी करेक्ट 5 साल बाद जो है इसे खत्म कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2.0 कब आरंभ किया गया। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। ये आपको बताना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान, आप इसे पहली बार की तरह मत टिक करके आना कि 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था गांधी जयंती के वक्त, इसलिए अब भी वही हुआ दोस्तों 2.0 के साथ। नहीं दोस्तों, इस बार जो है स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जो है ये 1 अक्टूबर को शुरू किया है, ना कि 2 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है चर्चा में रही हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का संबंध किससे है। दोस्तों चर्चा में रही हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का संबंध किससे। पहली बात दोस्तों इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे जो है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के तरफ से लॉन्च किया गया। बात कीजिए जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके वर्तमान में मंत्री हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या होने वाला, तो इसके अंदर जो है दोस्तों जोधपुर के अंदर, याद रखना दोस्तों इस सर्वे के अंदर जो दोस्तों इस सर्वे के अंदर जो जोधपुर है, जो कि राजस्थान का एक शहर है, एक जिला है, उसके अंदर जो है दोस्तों जितने भी शुष्क प्रदेश हैं, जोधपुर के अंदर दोस्तों जितने भी, याद रखना है शुष्क प्रदेश है, जितने भी दोस्तों शुष्क प्रदेश हैं, उन शुष्क प्रदेश के अंदर दोस्तों जल प्रबंधन है, इसके लिए जो है ये याद रखना। जोधपुर के अंदर जितने भी शुष्क प्रदेश है
उनके अंदर जल प्रबंधन के लिए जो है ये सर्वे होता है। इसके अंदर क्या होने वाला, इसके अंदर जो है दोस्तों जल के नीचे दोस्तों जमीन के नीचे जो है दोस्तों 500 मीटर तक जो है दोस्तों जमीन खोदी जाएगी और इसके अंदर जो है दोस्तों पहली बात देखी जाएगी कि आखिर जल का स्तर कितना है, जल का स्तर कितना है। और दोस्तों अगला देखा जाएगा कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, इसकी गुणवत्ता कितनी है। और दूसरा देखा जाएगा इसकी मात्रा कितनी है, ठीक है दोस्तों, इसकी मात्रा कितनी है। दोस्तों इसके लिए जो कौन सा सर्वे शुरू किया गया है, इसके लिए सर्वे शुरू किया गया है हेलीबॉर्न सर्वे। और जैसे बात की जाए इसे लॉन्च किसने किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। बात की जाए कहाँ पर, तो ये किया गया है जोधपुर के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रबंधन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है इस क्वेश्चन की, जो कि है काजरी की फुल फॉर्म क्या है। काजरी को दोस्तों जब आप लिखते हो तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, काजरी हम इसे लिखते हैं। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिजर्व इंडिया, जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया हाल ही में भारत का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की सुविधा कहाँ सफलतापूर्वक आरंभ की गई। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हाल ही में भारत का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की सुविधा कहाँ सफलतापूर्वक आरंभ की गई। तो ये दोस्तों बाड़मेर के अंदर, कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर कहाँ पर, बाड़मेर जो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मतलब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जल जीवन मिशन कब आरंभ किया गया। जल जीवन मिशन जो है दोस्तों ये 2019 को आरंभ किया गया। को इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, इसका लक्ष्य रखा गया 2024 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे प्रदान किया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया लैंड फॉर लाइफ, ग्लैंड नहीं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया श्याम सुंदर जानी को। याद रखना किसे, श्याम सुंदर जानी जो है इन्हें प्रदान किया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया था। दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है ये मनाया था 17 जून को। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। दोस्तों बात की जा रही है महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र। पहली बात दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बात की जाए कौन है, तो है दोस्तों वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया असम गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम के अंदर जो है दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। बात की जाए यह केंद्र पहले क्या था, ये जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र जो है इस पर पहला किसका निवास था, इस पर जो है दोस्तों पहले ब्रिटिश का निवास था। याद रखिए दोस्तों किसका निवास था, इस पर था पहले ब्रिटिश का निवास था इस पर। और दोस्तों यह जो है किस साम्राज्य के अधीन था, यह जो है दोस्तों कामरूप साम्राज्य के अधीन था। याद रखना दोस्तों किस साम्राज्य के अधीन था, कामरूप साम्राज्य के अधीन था। और इसी कामरूप को जो है इसे कहते हैं असम का दूसरा नाम। असम का दूसरा नाम क्या था, असम का दूसरा नाम था कामरूप, ठीक है दोस्तों। और कामरूप साम्राज्य ही क्या था, असम था। एक तरह से दोस्तों असम का दूसरा नाम क्या है, कामरूप। इसका जगह ऑप्शन नंबर बी असम। बात कीजिए असम में कहाँ पर, तो गुवाहाटी के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों कामेंग, सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न है भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों भूपेन हजारिका पुल जो है, याद रखना दोस्तों भूपेन हजारिका पुल जो है ये स्थित है किस नदी पर, यह लोहित नदी पर। कहाँ पर है, यह लोहित नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कामेंग सबनजीरी लोहित किसकी सहायक नदी है। याद रखना दोस्तों, कामेंग सबनशीरी नदी जो है यह
सुबनसिरी लोहित किसकी सहायक नदी है? ये जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? कामेंग, सुबनसिरी और लोहित किसकी नदियां हैं? ये सहायक, ये है ब्रह्मपुत्र की। एक तरह दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कामेंग, सुबनसिरी और लोहित। अगला प्रश्न है दोस्तों भूपेन हजारिका, मैंने आपको बता दिया। और अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दोस्तों नेशनल हाईवे 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम था हेली। दोस्तों बात की जा रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका जो है पहले दोस्तों इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। दोस्तों बात की जा रही थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और दोस्तों ये जो है बना था 1936 के अंदर जो है ये बना था। ठीक है, 1936 के अंदर बना था। और दोस्तों इसका जो है नाम बदलकर डबल क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर कर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका डबल नाम बदलकर अब क्या इसका सुझाव रखा गया? इसका सुझाव रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसका क्या अब इसका नाम बदलकर क्या करने का सुझाव रखा गया? इसका रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। आप सभी को मालूम होना चाहिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। क्या है ये? भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और ये जो है इसके अंदर जो है पहला भारत की पहली टाइगर रिजर्व जो है ये इसी के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है, भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह किस नेशनल पार्क के अंदर शुरू हुआ था? ये हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। बात की जाए कब, तो ये हुआ था 1973 के अंदर। पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर 1973 के अंदर। और भारत का पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बात की जाए अगर आपसे ये कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये है यूके यानी उत्तराखंड के अंदर जो है ये नेशनल पार्क है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दोस्तों हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम के अंदर है। असम का 7वां नेशनल पार्क है। अगर आपसे बात की जाए T/2 अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। याद रखना दोस्तों T/2 अवार्ड की बात की जा रही है। ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बात की जाए कहाँ पर है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व? ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है हाल ही में सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। पिथौरागढ़ जो है इसके अंदर इसका आयोजन किया गया है। याद करना किस एक्सरसाइज का? सूर्य किरण एक्सरसाइज। बात कीजिए सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये किन देशों के मध्य होती है? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल के मध्य। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के मध्य। बात कीजिए सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी जो है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। अगर आपसे बात की जाए पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे? पिंडारी ग्लेशियर जो है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। बात की जाए लिपुलेख दर्रा, दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है भारत चीन व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है लिपुलेख दर्रा। और तो अगर आपसे पूछा गया कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों मैंने आपको अब तक 2 नोबेल पुरस्कार समझा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो डेविड जूलियस और आरडीएम पेपाटोम ये मेडिसिन क्षेत्र के अंदर, तो स्यूक्रो मनाबे क्लाउस हेसलमैन और एक और नाम दोस्तों ये था फिजिक्स के अंदर। और दोस्तों ये जो अभी नया नाम आया है वो निकल के आया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये किससे संबंधित है? ये केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान से इनका नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान जो है दोस्तों इसके अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार के इन्हें दुनिया की घोषणा की गई है। दिए कब जाएंगे? दिए जाएंगे 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। और दोस्तों क्या नाम है इनका? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। दोस्तों यही था हमारा आज का करंट अफेयर यानी
7 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।